हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके एसएसटी का चैप्टर 4 और हिस्ट्री का चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7, न्यू बिगिनिंग्स एंड सिटीज। नई शुरुआत सिटी एंड स्टेट्स की। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ये क्यों दिया गया है? क्योंकि बेटा हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा पीरियड, ये चैप्टर क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है, ये डिस्क्राइब करेगा ऐसा पीरियड जब नई सिटीज की, किंगडम्स की एंड स्टेट्स की शुरुआत होती है। कब? इन एंशियंट इंडिया में। किसके बाद? अर्ली वैदिक पीरियड के बाद। चलो हम पढ़ते हैं बेटा। शुरुआत में आपको एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। और ये पैसेज किसके बारे में है? ये पैसेज है बेटा अर्थशास्त्र से लिया है। अर्थशास्त्र एक बुक है जिसे लिखा था कौटिल्य ने, ठीक है। कौटिल्य कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का, जो मौर्य वंश था उसका जो सम्राट था, है ना, किंग था। कौन था? संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसका ये एडवाइजर था, चीफ एडवाइजर। कौन? कौटिल्य, ठीक है। अब इसने इस पैसेज में क्या बताया है? इसने बताया कि एक जो किंगडम होता है ना, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। वो किस प्रकार का होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आइडल किंगडम में, तो वो बताया है। क्या बताया देखो, द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग the capital and the towns at the frontier. The land should not only be capable of sustaining the population but also outsider in times of calamities. It should be beautiful, being endowed with the cultivable land, mines, timber forest, elephant forest, and good pastures rich in cattle. It should not depend only on rain for water. It should have a good roads and waterways. It should have a productive economy with a wide variety of commodities. ठीक है, तो एक आइडल किंगडम में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये अर्थशास्त्र में किसने बताया है? कौटिल्य ने। तो बेटा हम इसे थोड़ा सा इजी फॉर्म में, हम इसमें नोट्स फॉर्म में मैंने बनाया है। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग गुड किंगडम में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। पहला, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन में क्या बताया उसने? द कैपिटल सिटी एंड द बॉर्डर टाउन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स टू कीप द एनिमीज अवे। ठीक है, क्या होना चाहिए? जो कैपिटल सिटी होती है ना किसी भी किंगडम की, उसमें और जो टाउन के बॉर्डर पे जो टाउन्स है, वो क्या होने चाहिए? फोर्टिफाइंग, उसके आसपास क्या बना चाहिए? फोर्ट बना हुआ होना चाहिए, जिससे एनिमी दूर रहे, ठीक है। नेक्स्ट है एनफ फूड एंड रिसोर्सेज। और क्या होना चाहिए किंगडम में? एनफ फूड और रिसोर्सेज होने चाहिए। द लैंड शुड प्रोड्यूस एनफ फूड नॉट ओनली फॉर इट्स ओन पीपल बट ऑल्सो विजिटर और refugees during the difficult times like wars and famines। ठीक है, क्या होना चाहिए? इसके पास एनफ रिसोर्सेज होने चाहिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि जब कोई मुसीबत आती है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो बाहर से जो लोग आए उनके लिए भी यहाँ पर एनफ फूड और रिसोर्सेज होने चाहिए। थर्ड क्या क्वालिटी बताइए? ब्यूटीफुल एंड रिच लैंड। कैसी लैंड होनी चाहिए? ब्यूटीफुल और रिच, जिसमें क्या क्या होना चाहिए? द किंगडम शुड हैव फर्टाइल फार्म लैंड, मतलब कृषि के लिए उपजाऊ खेती की जमीन होनी चाहिए। माइंस, खाने होनी चाहिए मिनरल्स के लिए। फॉरेस्ट फॉर वुड, लकड़ी के लिए फॉरेस्ट होना चाहिए, जैसे जिसको हम टिम्बर बोलते हैं बेटा, है ना। फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट, एलिफेंट के लिए भी फॉरेस्ट क्यों होने चाहिए? एलिफेंट के लिए, क्योंकि पहले जब वार होता था, युद्ध होता था, तो युद्ध में क्या यूज होते थे सबसे ज्यादा? एलिफेंट। इसीलिए एलिफेंट को रखने के लिए भी क्या चाहिए होता है? फॉरेस्ट भी होना चाहिए। एंड गुड ग्रास लैंड फॉर रेजिंग कैटल। और क्या होता है? ग्रास लैंड होना चाहिए, घास के मैदान होने चाहिए। किसके लिए? उनके पास जो भी मवेशी कैटल है उनके लिए। और क्या होना चाहिए? रिलायबल वाटर सप्लाई, ठीक है। द किंगडम शुड नॉट डिपेंड ओनली अ रेनफॉल, बारिश पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव रिवर्स, लेक और अदर सोर्सेस ऑफ वाटर। उसके किंगडम में क्या होनी चाहिए? बहुत सारी रिवर्स भी होनी चाहिए, लेक भी होनी चाहिए, और अदर सोर्सेस ऑफ वाटर भी होने चाहिए। गुड ट्रांसपोर्ट। और क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा? हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप 7th क्लास में, तो आपको सब पता ही है ना। तो उसके पास और किंगडम में क्या होना चाहिए? गुड ट्रांसपोर्ट भी होने चाहिए।
देयर शुड बी अ गुड रोड्स एंड वाटरवे सो दैट द पीपल एंड द गुड्स सामान इधर से उधर आसानी से जा सके। ठीक है, उसके पास अच्छे रोड होने चाहिए, वाटरवेज मतलब जिसमें जहाज और शिप पानी में जो रास्ते होने चाहिए जिसके थ्रू जहाज और शिप वगैरह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो ट्रेडिंग कर सके अच्छे से, है ना। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और उसकी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, कैसे होगी स्ट्रॉन्ग, कैसे और क्या क्या होना चाहिए? द किंगडम शुड प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हैव एक्टिव ट्रेड मेकिंग इट रिच एंड प्रॉस्परस। ठीक है, तो अगर वहाँ पर अच्छा गुड्स होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स होंगे, तो क्या होगा, दूसरा जो पड़ोसी जो भी राज्य होगा उसके पास जो होंगे, तो जहां पर जो नहीं होगा वो आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, जिससे क्या होगी, उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि टाइम लग रहा है, बट आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, आपको यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं, एक फिगर है, पिक्चर, उसमें क्या लिखा है, ruins of a major structure at Rajgriha, modern day Rajgir in Bihar, when it was the capital of the Magda महाजनपदा। तो ठीक है, ये ruins मतलब होता है बेटा खंडर। किसके खंडर है? ये है राजगृह का। राजगृह क्या थी? जो मगधा महाजनपद था उस टाइम पे 16 महाजनपद थे, जिनमें से मगधा सबसे पावरफुल किंगडम था। तो उसकी जो फर्स्ट कैपिटल थी, जो फर्स्ट, आज जैसे अपनी इंडिया की जो फर्स्ट कैपिटल क्या है, दिल्ली है, ऐसी उस टाइम पे जो मगधा था उसकी जो कैपिटल थी फर्स्ट, वो क्या थी, राजगृह। वर्तमान में उसको क्या बोलते हैं, राजगीर। ठीक है, और ये कहाँ है, वर्तमान में बिहार में, है ना, है ना। जब ये उस टाइम के, अभी भी देखो ये खंडर है, जब यहाँ पे मगधा किंगडम हुआ करता था, ये बताया है इसमें। ठीक है, तो बेटा यहाँ क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जो मगधा महाजनपद था उसकी फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी, तो राजगृह थी। बाद में कौन सी होगी, पाटलिपुत्र, जिसको हम वर्तमान में पटना भी कहते हैं। ठीक है, नाउ द बिग क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीन्ड बाय सेकेंड अर्बनाइजेशन, है ना, सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में मोस्टली आएगा। हाँ ठीक है, आएगा ही सही, चाहे 2 मार्क्स में आए, चाहे 1 मार्क्स में आए, चाहे एमसीक्यू में आए। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया वाज द पीरियड अराउंड 600 BCE when many new towns and cities developed after the earlier cities of Indus Valley civilization had disappeared। मतलब सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया वो पीरियड था अराउंड 600 BC। अब आपको पता होगा 600 BC का क्या मतलब है, मतलब जब बिफोर कॉमन एरा के 600 पहले, 600 ईयर्स पहले का जो टाइम था, जब क्या हुआ, नई सिटी और टाउन्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। कब? जब अर्लियर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिसअपियर हो गई थी, उसके बाद 1000 ईयर का गैप हुआ और उसके बाद नई सिटीज बनने लगी, जिसको हमने क्या नाम दिया, सेकेंड अर्बनाइजेशन नाम दिया। और ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे क्या क्या हुआ, ट्रेड, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट एंड किंगडम्स ग्रू। इस टाइम पे क्या हुआ, जितना ट्रेड था, कृषि थी, क्राफ्ट मतलब शिल्प कला वगैरह जो भी थी, किंगडम ने ग्रू करना स्टार्ट कर दी, मतलब बढ़ना और भी विकसित होना शुरू किया, लीडिंग टू द राइज ऑफ द लार्ज सिटीज। और जिससे क्या हुआ, इससे सिटीज और बड़ी होने लगी और राइज होने लगी, मतलब उनका विकास होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, दैट इज सेकेंड अर्बनाइजेशन। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार हम देख लेते हैं, BCE, CE, BC, AD और CE क्या होता है। क्या होता है बेटा, जब एंशियंट इंडिया का जो टाइम पीरियड है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो क्या किया, उस टाइम पे जो भी हिस्टोरियन थे उन्होंने क्या किया, है ना, जो जीसस क्राइस्ट थे ना, ईसा मसीह, उनके बर्थ को क्या माना, रेफरेंस पॉइंट माना। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे आपको अभी आप सपोज कीजिए आपके घर में और आप वहां से कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली चले गए। ठीक है, तो आप बताते हो कि मेरे घर से दिल्ली 200 किलोमीटर है। तो कैसे पता लगाया, क्योंकि आपने अपने घर को क्या माना, 0 किलोमीटर माना, है ना, 0 मान के चले,
तो 0 से आप 200 किलोमीटर तक गए। तो इसी तरह हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया उस टाइम पे हिस्टोरियन ने, वो जीसस क्राइस्ट का बर्थ था। ठीक है, अब वहां से जो उससे पहले का जो भी समय है वो देखिए आप, ये 1000 जीसस क्राइस्ट के जो जन्म से पहले का समय, 1000 ईयर्स पहले का समय, उसको हमने क्या बोला, 1000 बीसीई। बीसीई की फुल फॉर्म क्या होती है, बीसी, बी बिफोर कॉमन एरा एट प्रेजेंट, पहले ऐसे लिखा गया था इसको, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट लिखा गया था बीसी। लेकिन ये जो बिफोर क्राइस्ट के क्या है बेटा, ये किसी धर्म से, रिलीजन से रिलेटेड है, क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए था ये, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में दूसरे भी रिलीजन रहते हैं, दूसरे भी धर्म है, तो उन्होंने इस चीज का अपोज किया कि ये धर्म के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। तो बीसी का हटा के क्या कर दिया, बीसीई कर दिया, बिफोर कॉमन एरा कर दिया। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट की जगह क्या कर दिया, बिफोर कॉमन एरा कर दिया। तो 1000 बीसी का क्या मतलब है, अगर हम पीछे जाते हैं ना, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पीछे जाते हैं, बिफोर पहले जाते हैं, तो क्या होता है 1000 बिफोर कॉमन एरा। फिर और पीछे जाते हैं तो 2000 बीसी मतलब 2000 बिफोर कॉमन एरा, 2000 साल से। अगर आज से हम काउंट करें, है ना, आज से, जैसे अभी हम क्या किस में चल रहे हैं, अपन 2024 लिखा हुआ है, अपन 2026 में अभी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीसस क्राइस्ट से हम 2000 साल पहले आगे हैं, जीसस क्राइस्ट के जीसस मतलब बिफोर कॉमन एरा से हम 2000 ईयर्स आगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो गया, आज से करिए, अगर ये पूछा जाए आज से, तो ये 2000 साल तो ये हो गए 2000 और प्लस 1000 ये हो गए, तो आज से 1000 बीसी का क्या मतलब हो गया, आज से प्रेजेंट से 3000 ईयर्स पहले। ठीक है, तो ये इधर उल्टा चलता है और यहाँ से ये प्लस प्लस होना चालू हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एडी, एनो डोमिनी, या फिर कॉमन एरा। ठीक है, थोड़ा सा ये भी देख लो, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और बीसी का क्या मतलब हुआ, बिफोर कॉमन एरा। क्राइस्ट का नाम हटा के, क्या, क्यों, क्योंकि किसी रिलीजन धर्म से रिलेटेड था, है ना, ओल्डर डेट्स में बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस, इसको जीसस क्राइस्ट के नाम से जाना, बट ये किसी धर्म से रिलेटेड था, तो बाकी लोगों ने अपोज किया, तो फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया, बिफोर कॉमन एरा, सेम एज बीसी बट नॉन रिलीजियस टर्म। ठीक है, बीसीएस क्या है, ये तो रिलीजियस टर्म थी, क्योंकि यहाँ क्राइस्ट का नाम आ रहा था, क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड था। ठीक है, लेकिन क्यों किया, क्योंकि ये नॉन रिलीजियस टर्म थे, कुछ लोगों ने इसका अपोज किया। ठीक है, एडी का क्या मतलब होता है, एनो डोमिनी। ठीक है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इसका ये लेटिन वर्ड में इसका क्या मीनिंग होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ईयर्स आफ्टर जीसस बर्थ। ठीक है, जीसस के बर्थ होने के मतलब जीसस का हमने 0 माना है। ठीक है, उसके बर्थ के बाद का जो भी टाइम है उसको या तो हम एडी बोलेंगे या फिर बोलेंगे सीई, कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा सेम एज एडी बट द सेक्युलर टर्म। ठीक है, सीई क्या है, सेम ही है, बट इसको सेक्युलर मतलब सभी धर्मों को मान्य है ना, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी धर्म से, किसी रिलीजियस से। ये हमारे कंट्री कैसी है, सेक्युलर कंट्री है इंडिया, यहाँ सभी धर्म क्या है, एक जैसे हैं। ठीक है, फिर आता है टर्म मिलेनियम। मिलेनियम का क्या मतलब होता है, 1000 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड मिलेनियम। ठीक, जैसे आपके काफी टाइम इसमें आएगा चैप्टर में, फर्स्ट मिलेनियम का क्या मतलब होगा, 1000 ये मतलब 1 ईयर से लेके फर्स्ट मिलेनियम। सी का क्या मतलब हुआ, जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बर्थ से 1000 साल बाद, सी का मतलब यह है ना, कॉमन एरा मतलब 1 से लेके 1000 का पीरियड उनके बर्थ के बाद, आफ्टर हिज बर्थ। ठीक है, सेकेंड मिलेनियम का क्या मतलब हुआ, मिलेनियम मतलब 1000 पीरियड, तो सेकंड मिलेनियम क्या हुआ, 1001 से लेके 2000 तक का जो टाइम पीरियड है। ठीक है, थर्ड मिलेनियम का क्या मतलब हुआ, 2001 से 3000 ईयर तक का जो टाइम है। ठीक है, अब हम अभी कौन से मिलेनियम में हम है, इसी बीच में है ना, 2026 चल रहा है ना, तो हम कौन से मिलेनियम में, आपसे पूछा जाए तो आप कौन से मिलेनियम में, तो अभी आप बोलोगे हम थर्ड मिलेनियम में। ठीक है, थर्ड मिलेनियम सी में। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट मिलेनियम बीसी का क्या मतलब है, बीसी मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले, बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा के पहले, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये बेटा उल्टा चलेगा, ठीक है, 1000 बीसी टू 1 बीसी, ठीक है। मतलब इसको दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, 10 टू फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ठीक है। 10 सेंचुरी का मतलब क्या, 10 और 100 मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 आ गया, और फर्स्ट सेंचुरी मतलब 100 वाली सेंचुरी, ठीक है। मतलब ये जीसस क्राइस्ट यहां से माना, फिर यहाँ 1 2 और ये 1000 उल्टा चलेगा ना बेटा, जैसे जैसे हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के पास में आते जाएंगे टाइम घटता जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे सेकेंड मिलियन बीसी का क्या मतलब हुआ, 2000 बीसी टू 1001 बीसी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये देखो, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हम जा रहे हैं तो यहाँ क्या टाइम ऐड होता जा रहा है, ठीक है, टाइम प्लस प्लस में आता है। लेकिन हम इधर 1 से जाएंगे तो 1000, फिर 1000 से इधर, और इधर से इस चलेंगे ना वापस जीसस क्राइस्ट के जन्म की तरफ, तो ये क्या होगा, ये घटता जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। इसीलिए इसको बोला है बिफोर कॉमन एरा, और इसको बोला है कॉमन एरा, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के जन्म को क्या मान लिया है, कॉमन एरा, ठीक है। तो इससे पहले का टाइम पीरियड बीसी बिफोर कॉमन एरा, और इसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हमने कॉमन एरा या एनोडोमी बोला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर द जनपदास एंड महाजनपदास एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज अर्ली हिस्ट्री। तो क्या मतलब हुआ इस प्रश्न का कि जो जनपद और महाजनपद थे ना इंडिया की हिस्ट्री में, इनका इनका डेवलपमेंट का इंडिया की हिस्ट्री में क्या महत्व है, इंडिया के डेवलपमेंट में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, द जनपदास एंड महाजनपदास वर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे वर द फर्स्ट लार्ज किंगडम एंड स्टेट्स इन द एंशियंट इंडिया, ठीक है। तो बेटा इससे पहले इतना बड़े जो किंगडम नहीं बने थे, इतने बड़े स्टेट्स नहीं बने थे, तो ये क्या थे, जनपद और महाजनपद क्या थे, फर्स्ट लार्ज किंगडम्स एंड स्टेट्स थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इनसे क्या सीखा, आज जो स्टेट है, जैसे मैं राजस्थान स्टेट में रहती हूँ, ठीक है, आप किसी और स्टेट में रहते होंगे, है ना। तो ये कहाँ से आई, ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया, ये वहां महाजनपद से ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट एंड क्लियर बाउंड्रीज, ठीक है। इससे पहले जो छोटे छोटे जो भी किंगडम हुआ, जो भी छोटे छोटे जो भी राजा वगैरह होते थे, जिसका जो छोटा मोटा किंगडम हुआ करता था, उसकी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट नहीं थी, और ना ही कोई क्लियर बाउंड्रीज थी कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये किंगडम है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इसकी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट थी, है ना। ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट का मतलब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत क्लियर था कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, किंग का ये काम होगा, मिनिस्टर्स का ये काम होगा। तो ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट थी और इसकी बाउंड्रीज क्लियर थी, जैसे इंडिया की बाउंड्रीज क्लियर है कि ये वाला इंडिया है, चाइना की बाउंड्री क्लियर है, श्रीलंका की बाउंड्री क्लियर है, ऐसे ही फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्लियर बाउंड्रीज थी। नेक्स्ट, दे हेल्प इंक्रीज ट्रेड, फार्मिंग एंड द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज। इसके अलावा इन्होंने क्या हेल्प किया, इंक्रीज ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड काफी इंक्रीज हुआ, है ना, फार्मिंग कृषि इंक्रीज हुई, ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज, टाउन्स और सिटीज की भी ग्रोथ हुई, क्योंकि ट्रेड की और फार्मिंग की ग्रोथ हुई फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहले भी थी पर इतनी नहीं थी जितनी इस टाइम पीरियड में हुई। दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द पावरफुल एम्पायर सच एज द मौर्य एम्पायर, और यहाँ पर सबसे जो पावरफुल मैंने बताया ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसने मौर्य एम्पायर की शुरुआत की थी, और जो कौटिल्य था ना वो इसी का चीफ एडवाइजर था, ठीक है। तो इसी का इसने फाउंडेशन मतलब होता है एक आधार रखना, ठीक है। जैसे बेटा आप 9th में 10th में फाउंडेशन कोर्स करते हो ना, IIT नीट के लिए, है ना, क्यों करते हो, ताकि आपका एक बेस बन जाए, है ना, ताकि 11th और 12th में आप अच्छे से उसको और इजी तरीके से समझ पाओ, तो आप फाउंडेशन कोर्स करते हो। इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने फाउंडेशन रखा किसका, एक पावरफुल एम्पायर का, एक शक्तिशाली साम्राज्य का, फॉर एग्जाम्पल के लिए मौर्य एम्पायर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम गवर्नेंस डिड दे इवोल्व। किस प्रकार की जो इन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई, किस प्रकार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने विकसित की,
ठीक है। इन जो किसके बारे में बोल रहे हैं, महाजनपद और जनपद के बारे में, जो भी न्यू सिटीज और जो किंगडम बने ना, स्टेट्स बने, उनके बारे में बोले कि इस प्रकार की गवर्नेंस इन्होंने इवोल्व की, मतलब विकसित की। ठीक है बेटा, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्जाम पर्पज से। तो बेटा आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, द जनपदास एंड महाजनपदास डेवलप्ड टू मेन सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, कौन सी थी? एक तो मोनार्की, मोनार्की का क्या मतलब होता है? अ किंग रूल द किंगडम यूजुअली पासिंग पावर टू ही सन। ठीक है, मोनार्की सिस्टम में क्या होता है? मोनार्की सिस्टम में जो किंग होता है ना, जो अगर वो मर जाता है या किसी कारण से बीमार हो जाता है या अपने राजगद्दी छोड़ देता है, तो ऑटोमेटिकली जो उसका सन होगा ना किंग का, वो नेक्स्ट किंग बनेगा उसकी किंगडम का। ठीक है, और एक दूसरी प्रकार की और वहां पर गवर्नेंस थी, किस प्रकार, जिसको क्या बोला है? गणा एंड संघ, जिसको रिपब्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, अभी इंडिया में कैसी है? रिपब्लिक गवर्नमेंट है। ठीक है ना, वहाँ ऑटोमेटिकली पीएम का बेटा पीएम नहीं बनता है। ठीक है, क्या करते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर क्या था? गणा और संघ, रिपब्लिक टाइप की एक और गवर्नेंस थी। ठीक है, इसमें क्या होता था? ग्रुप ऑफ चीफ और लीडर्स मेड डिसीजन टुगेदर इंस्टेड ऑफ हैविंग वन किंग। इसमें क्या होता था? एक ग्रुप होता था लीडर्स का, या जो मुखियाओं का एक ग्रुप होता था, वो क्या करते थे? मिल करके कोई भी डिसीजन लेते थे, इंस्टेड ऑफ वन किंग, बजाय एक राजा के वो मिल करके डिसीजन लेते थे। तो इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था थी। ठीक है, गणा और संघ, जिसको रिपब्लिक भी कहा जाता है। ये हो गया आपके तीनों क्वेश्चन। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि समझ के पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपका एक भी शब्द मिस नहीं होगा, और आपको ये चैप्टर, हिस्ट्री का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।